लो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विथ अभी पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 से 8 तक के विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे मत छोड़िए, क्योंकि अगली बार जब आप ढूंढेंगे तो शायद यह वीडियो फिर न मिले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा ज्ञान का सफ़र साथ चलता रहे। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, अध्याय 1 कक्षा 6 भोजन यह कहाँ से आता है। कक्षा 6 के प्रश्न है तो आसान देखने को मिल सकता है। जैसे ही वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न का लेवल भी बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन पौधों से प्राप्त होता है, बताइए। आपका पौधों से कौन सा प्राप्त होता है, वह है आपका फल। फल आपका प्राप्त होता है। गो विकल्प आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन जानवरों से प्राप्त होता है। जानवरों से कौन सा प्राप्त होता है, तो यह है आपका शहद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, शहद किससे बनता है। यह बनता है आपका फूलों से। फटाफट प्रश्नों को देखेंगे। भोजन के घटक दूसरा अध्याय है, इसका पहला प्रश्न, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं, बताइए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी। ये सभी आपके तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमें स्वस्थ त्वचा और आंखों के लिए आवश्यक है, बताइए। कौन स्वस्थ त्वचा और आंखों के लिए आवश्यक है, वह है आपका विटामिन ए। आपका इसमें सही है। चलिए अगला प्रश्न, शरीर को ऊर्जा देने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज। इसमें आपका हो जाएगा पोषक तत्वों के लिए आपका कार्बोहाइड्रेट। ख आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतु है, बताइए। प्राकृतिक तंतु कौन है, नायलॉन, पॉलिएस्टर, कपास या एक्रिलिक। तो ये आपका हो जाएगा इसमें आपका जो प्राकृतिक है कौन सा है, कपास। ग आपका इसमें सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है। ऊन किससे प्राप्त होता है, ये आपका भेड़ से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शुरुआत में आपको प्रश्न का लेवल थोड़ा आसान मिलेगा, जैसे ही आगे बढ़ेंगे प्रश्न का लेवल आपको अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि यह प्रश्न आप कक्षा 6 क्लास का देख रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है, बताइए। मानव निर्मित तंतु कौन सा है, रेशम, जूट, नायलॉन या कपास। तो मानव निर्मित कौन सा आपका, यह होगा नायलॉन। विकल्प ग आपका सही है। अगला प्रश्न है, अध्याय 4 से वस्तुओं के समूह बनाना, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पारदर्शी है, बताइए। लकड़ी, कागज, कांच। तो सिंपल सा प्रश्न है आपका कांच। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पानी में घुलनशील है। पानी में कौन घुलनशील है, तो आपका नमक। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पानी में तैरती है, कौन तैरती है, कील, पत्थर, प्लास्टिक की गेंद। तो आपकी प्लास्टिक की गेंद। अगला प्रश्न है, अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण, मिश्रण से अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। मिश्रण को अशुद्धियों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्पंदन या अवसादन या वाष्पीकरण या पृथक्करण। तो ये करते हैं हम लोग आपकी पृथक्करण। विकल्प आपका घ सही है। निस्पंदन क्या होता है, अवसादन क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसमें आपको बता दें कि जो निस्पंदन है इसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो निस्पंदन एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया है कि मान लीजिए कि पानी को छानने के लिए कपड़ा का या किसी फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं, ठीक, निस्पंदन हो गया। वैसे ही अवसादन आप देख लीजिए, अवसादन को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि बाल्टी में अगर कोई गंदा पानी है, उसको अगर रख के छोड़ दिया जाए तो जो उसके भारी कण होते हैं वो आपके नीचे बैठ जाते हैं, तो वो आपका अवसादन प्रक्रिया होती है, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न अब, समुद्र के पानी से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका वाष्पीकरण द्वारा, ठीक। निस्पंदन अभी बताएं, अवसादन भी हो गया, वाष्पीकरण आपका इसमें हो गया। एक होता है आसवन विधि। आसवन विधि द्वारा अशुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, गेहूं से भूसी को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए।
तो गेहूं से भूसी को अलग करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। विकल्प का आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर के परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है? बताइए। कागज का जलना, दूध से दही बनाना, पानी से बर्फ बनाना, भोजन का पाचन। तो देखिए उल्टा आपका कागज का जलना ये आपका नहीं होगा, दूध से दही बनाना ये भी नहीं होगा, क्योंकि कागज का जलना आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया, दूध से दही रासायनिक, पानी से बर्फ बनाना ये आपका भौतिक प्रक्रिया है, यही आपको उल्टा किया जा सकता है। तो आपका ग इसमें आपका सही है। भोजन का पाचन ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? बताइए। रासायनिक परिवर्तन कौन है इसमें? बर्फ का पिघलना, तो ये तो रासायनिक नहीं है आपका, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद कागज का जलना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। पानी का वाष्पीकरण ये आपका भौतिक परिवर्तन है। और लोहे का चुंबक बनना ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। इसमें कौन सही हो जाएगा? कागज का जलना। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन कौन है? लोहे में जंग लगना ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। भोजन का पकना ये भी रासायनिक। मोमबत्ती का जलना ये भी आपका रासायनिक हो गया। मोमबत्ती का अगर पिघलना लिखा होता, मोमबत्ती का पिघलना, तो वो भौतिक परिवर्तन आपका होता, पर ये मोमबत्ती का जलना लिखा है तो ये रासायनिक परिवर्तन है। याद रखिए कि मोमबत्ती का जलना और पिघलना दोनों में अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। यह है पानी का उबलना, यही आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ग आपका सही है। अगला प्रश्न अध्याय 7 पौधों को जानिए। पौधों का कौन सा भाग भोजन बनाता है? बताइए। पौधों का कौन सा भाग भोजन बनाता है? जड़, तना, पत्ती या फूल? आपका ये हो जाएगा पत्ती। अगला प्रश्न पौधे का कौन सा भाग पानी और खनिजों को अवशोषित करता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका जड़, तना, पत्ती, फूल, ये आपका जड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है? बताइए। तो पौधे का कौन प्रजनन अंग है? वो है आपका फूल। अगला प्रश्न है अध्याय 8 शरीर में गति। हमारे शरीर में कौन सी हड्डियां गति में मदद करती हैं? खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी या हाथ और पैर की हड्डियां या पसलियां? तो ये आपका हो जाएगा हाथ और पैर की हड्डियां। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ हमें घूमने में मदद करता है? कौन मदद करता है आपका? कलाई का जोड़, कोहनी का जोड़, कंधे का जोड़ या घुटने का जोड़? आपका ये हो जाएगा आपका कंधे का जोड़। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेंग कर चलता है? तो रेंग कर कौन चलता है? आपका सांप। ये बहुत सरल प्रश्न है। अब अगला अध्याय 9 सजीव एवं उनका परिवेश। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव है? ये भी आपका बहुत ही आसान है, पौधा। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अजैवी घटक है? बताइए कौन अजैवी घटक है? जानवर, पौधे, हवा या बैक्टीरिया? तो ये आपका हो जाएगा हवा। हवा क्या है? अजैविक है। बाकी जानवर, पौधे, बैक्टीरिया ये सब जैविक घटक है। जीवित जीवों को रहने के स्थान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? वातावरण, आवास, समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र? बताइए। इसमें आपका हो जाएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा? आवास। जो विकल्प ख है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन। दूरी मापने की मानक इकाई क्या है? ये मानक इकाई पूछा है आपका। मानक इकाई क्या होगा दूरी मापने का? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर या उपरोक्त सभी? तो इसके मानक इकाई पूछा है तो इसमें आपका मीटर हो जाएगा। विकल्प ख आपका सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी गति का प्रकार नहीं है? तो गति का प्रकार कौन सा नहीं है? आपका सीधी रेखा गति ये आपका है, वृत्ताकार गति ये भी है, आवधिक गति ये भी है, आपका रंगीन गति ये आपका नहीं है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा गति का उदाहरण है? तो गति का उदाहरण है आपका एक पेड़ का स्थिर रहना, ये नहीं है। आपका एक कार का चलना, यही आपका सही है। एक किताब का मेज पर रखा होना, ये भी नहीं है आपका। एक पत्थर का जमीन पर पड़ा होना, ये भी नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अध्याय 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का स्रोत है? तो ये प्रकाश का स्रोत क्या है? चंद्रमा, तारे, दर्पण या उपरोक्त सभी? आपके तारे। प्रकाश का स्रोत क्या है? तारे, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। अगला प्रश्न छाया कैसे बनती है? प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अवरोध से या इनमें से कोई नहीं? तो छाया कैसे बनती है? प्रकाश के अवरोध से, प्रकाश के अवरोध से। दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब कैसे देखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के विवर्तन से या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन से।
अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ। विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बल्ब, बैटरी, तार या स्विच? इसमें आपका हो जाएगा स्विच का। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? लकड़ी, प्लास्टिक, तांबा या रबर? तो विद्युत का सुचालक क्या है? तांबा। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब में प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है? फिलामेंट का पिघलने से, फिलामेंट के गर्म होने से, या ठंडा होने से, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश उत्पन्न होता है आपका फिलामेंट्स के गर्म होने से। अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होता है? तो क्या हो जाएगा आपका इसमें? लोहा। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं आपके? तो चुंबक के जो ध्रुव होते हैं 2 होते हैं। अगला प्रश्न, चुंबक के समान ध्रुव क्या करते हैं? चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। विकल्प ख आपका सही है। अगला प्रश्न है अध्याय 14 जल। निम्नलिखित में से कौन सा जल का स्रोत है? तो जल का स्रोत क्या है? वर्षा, नदियां, समुद्र आपका ये सभी हो जाएंगे। जल का वाष्पीकरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? उबलना, जमना, पिघलना या संघनन? तो जल का वाष्पीकरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? आपका हो जाएगा उबलना। निम्नलिखित में से कौन सा जल का उपयोग है? पीना, खाना, सिंचाई करना? उपयुक्त में सभी। तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अध्याय 15 हमारे चारों ओर वायु। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो कौन सी होती है आपकी? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का उपयोग है? सांस लेना, आग जलाना, पवन ऊर्जा? तो इसमें आपके तीनों हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न, वायु में धूल और धुएं के कणों को क्या कहते हैं? गैस, वाष्प, प्रदूषक? बताइए। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्रदूषक। विकल्प ग इसमें आपका सही है। वायु में धूल और धुएं के कणों को क्या कहते हैं? प्रदूषक। अध्याय 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान। निम्नलिखित में से कौन सा कचरा पुनः चक्रित किया जा सकता है? प्लास्टिक, कागज, धातु या इनमें से सभी? तो ये आपका इनमें से सभी को आपका किया जा सकता है। कचरे को कम करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? पुनः चक्रण, खाद बनाना, उपयोग कम करना? बताइए। कचरे को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपका है वह है उपयोग कम करना। अगला प्रश्न, कचरे को निपटान कैसे किया जाना चाहिए? नदियों में फेंकना, सड़कों पर फेंकना या लैंडफिल में डालना या जलाना? ये आपका विकल्प ग आपका सही है, लैंडफिल में डालना। चलिए अगला प्रश्न। अब अगला जो है कक्षा 6 के जितने भी प्रश्न थे आपके एनसीईआरटी के लगभग खत्म हुए। अब देखते हैं कक्षा 7 के विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, चलिए देखते हैं आपका पहला अध्याय 1 पादपों में पोषण। पादपों में पोषण किस विधि क्या है? यह है आपका पादपों में पोषण की विधि क्या है? वो आपकी स्वपोषी। विकल्प को आपका सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश या क्लोरोफिल या इनमें से सभी? तो प्रकाश संश्लेषण की आपका सबकी जरूरत होती है। अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, अमाशय या लार ग्रंथि? तो क्या सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपकी? यकृत। आपका ख इसमें सही है। प्रश्न, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? मुख, गुहिका, भोजन रसधानी या अमाशय या क्षुद्रांत? बताइए कहाँ? तो अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? तो है आपका इसमें ख भोजन रसदानी। ठीक, अगला प्रश्न, रेशों से वस्त्र तक। अध्याय 3 ऊन किस जंतु से प्राप्त नहीं होता? तो किससे नहीं प्राप्त होता है ऊन? तो ये आपका याक से प्राप्त होता है, ऊँट से भी, बकरी से भी, रेशम कीट से। इसे आपका ऊन नहीं प्राप्त होता है बल्कि रेशम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस अवस्था में रेशम फाइबर का उत्पादन करता है? किस अवस्था में करता है? अंडा, लार्वा या प्लूपा या वयस्क? तो ये करता है आपका प्यूपा में। विकल्प ग आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है अध्याय 4 ऊष्मा। ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से नहीं होता? तो ऊष्मा का स्थानांतरण आपका चालन से होता है, संघवन से होता है, विकिरण से भी होता है, परिवर्तन से आपका नहीं होता है। चलिए अगला, डॉक्टर थर्मामीटर में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ये भी सही है आपका।
यह चमकीला होता है और आसानी से दिखाई देता है, ये भी आपका सही है। यह तापमान में परिवर्तन के साथ समान रूप से फैलता है, ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका उपयुक्त आपका सभी इसमें आपका सही है। अगला अध्याय 5, अम्ल क्षारक तथा लवण। लिटमस विलयन किस रंग का होता है? तो ये आपका होता है लिटमस ये होता है बैगनी कलर का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अम्ल और क्षारक की अपक्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षारक की जब अपक्रिया करते हैं तो लवण और जल दोनों बनते हैं आपके। प्रश्न नंबर आपका है अब अध्याय 6, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन बताना आपका, बर्फ का पिघलना ये आपका भौतिक परिवर्तन, पानी का उबलना ये भी आपका भौतिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना यही आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, और ये आपका कागज के टुकड़े करना ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आपका कहते हैं गैल्वेनीकरण। आपका ख आपका इसमें सही है। अगला अध्याय 7, मौसम जलवायु तथा जलवायु अनुरूप जंतु द्वारा अनुकूलन। प्रश्न, मौसम के परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो मौसम का मुख्य परिवर्तन जो कारण है आपका सूर्य है। आपका क विकल्प इसमें आपका सही है। प्रश्न नंबर अगला, ध्रुवीय भालू के शरीर पर सफ़ेद बाल क्यों होते हैं? तो आपके क्यों होते हैं? ये गर्मी से बचने के लिए, शिकारियों से बचने के लिए, या ठंड से बचने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो ध्रुवीय भालू के शरीर पे जो बाल होते हैं वो आपके शिकारियों से बचने के लिए होते हैं, क्योंकि इनका जो सफ़ेद बाल होता है इनको सुरक्षा के लिए इनको बचने में मदद करता है, क्योंकि बर्फ़ में इनको छुपने में मदद मिलता है। अध्याय 8, पवन, तूफान और चक्रवात। पवन की गति बढ़ने पर वायुदाब क्या होता है? तो जब पवन की गति बढ़ती है तो आपका वायुदाब आपका घटता है। ख आपका सही है। चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? आँख, पूछ, भुजा, ये कहलाता है आपकी आँख। जो ये आपका चक्रवात का जो केंद्र आँख कहलाता है, जो एक शांत क्षेत्र होता है, ठीक, जहाँ मतलब कि हवाएं कम होती हैं, मतलब हवाएं मतलब बहुत कम होती हैं, तो वो आपका, तो चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? आपका आँख कहलाता है। अध्याय 9, मृदा का निर्माण किससे होता है? चट्टानों के टूटने से, खनिजों से, या कार्बनिक पदार्थ से, या उपरोक्त सभी? तो मृदा का निर्माण आपका उपरोक्त सभी आपका सही है। इसमें किस प्रकार की मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो ये होती है आपकी जल धारण की क्षमता आपकी ये बलुई मृदा, दोमट मृदा, चिकनी, ये आपका हो जाएगा चिकनी मृदा। विकल्प का आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न, अध्याय 10, जीवों में श्वसन। मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है? तो मनुष्य में जो श्वसन अंग है आपका वो है आपका फेफड़े। आपकी जो त्वचा है, त्वचा कुछ जो जलीय जीव होते हैं उनको श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका मेढक हो गया, ठीक, और गलफड़े हैं, गलफड़े श्वसन का अंग होते हैं, जो क्या होते हैं कि जलीय जीव जैसे कि मछलियों में पाए जाते हैं, ठीक। और आपका फेफड़ा हो गया। चलिए, श्वास रंध्र क्या होता है? तो श्वास रंध्र आपका ये होता है कि श्वास रंध्र आपका नाक और मुंह में स्थित छिद्र होता है, ठीक, जिसे हवा श्वसन आपकी प्रवेश करती है। लेकिन ये आपका श्वसन अंग नहीं है, ये केवल वायु मार्ग का एक हिस्सा होता है। जो श्वास रंध्र होता है सिर्फ एक वायु मार्ग का हिस्सा होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इष्ट में श्वसन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इष्ट में श्वसन की प्रक्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। विकल्प ग आपका सही है। जंतु और पादप में परिवहन। प्रश्न है आपका, पादपों में जल का परिवहन किससे द्वारा होता है? तो पादपों में जल का परिवहन आपका जाइलम के द्वारा, और जो उसका जो भोजन का जो भी होता है आपका फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णक होता है? बताइए। ये आपका होता है लाल रक्त कोशिकाओं में आपका हीमोग्लोबिन। आपका ख आपका इसमें सही है। अगला अध्याय 12 में जनन। आलू में किस प्रकार का जनन होता है? बताइए। तो आलू में आपका जो जनन होता है वो होता है कायिक प्रबंधन। विकल्प ग। प्रश्न, पुष्प का नर जनन अंग कौन सा होता है? बताइए। आपका अंडाशय या वर्तिकाग्र या पुंकेश्वर या बीजांड? तो ये होता है आपका पुंकेश्वर। ग आपका सही है। प्रश्न नंबर अगला है, दूरी का मात्रक
दूरी का मात्रक क्या है? तो दूरी का मात्रक क्या है? तो है आपका मीटर। विकल्प को आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न, चाल का सूत्र क्या है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ये आपका विकल्प ख आपका सही है। विद्युत धारा और इसके प्रभाव। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये करती है आपकी विद्युत घंटी या वो करती है चुंबकीय प्रभाव। प्रकाश, अगला चैप्टर है प्रकाश। दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, उल्टा, आभासी या उपरोक्त सभी? तो आपका दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो 5, 6, 7, 8, ये आपका हो गया 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अध्याय 16, जल एक बहुमूल्य संसाधन। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो पृथ्वी पर पीने योग्य जल आपका 3% है। प्रश्न, भौम जल स्तर को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें आपका वर्षा का जल संग्रहण, वनों की कटाई, जल का दुरुपयोग, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा वर्षा जल का संग्रहण। अध्याय 17, वन हमारी जीवन रेखा। प्रश्न, वन में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां गिरने से क्या बनता है? ये क्या बनता है आपका? खाद, मिट्टी, जल, ये बनता है आपका खाद। प्रश्न, वन जीवों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? शिकार करना चाहिए, वनों की कटाई या वन्य जीव अभ्यारण्य बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्य बनाना। विकल्प ग आपका इसमें सही है। अध्याय 18, अपशिष्ट जल की कहानी। अपशिष्ट जल को साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्पंदन, अवसादन, वातन या उद्वृत्त में सभी? तो जल को साफ करने के लिए जो अपशिष्ट जल होते हैं इसमें आपके सभी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अब आ गया क्लास 8 कक्षा 8 के प्रश्न। अध्याय 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण है? आपका खरीफ फसल का उदाहरण आपका है ग, धान, गेहूं, चना, मटर, ये सभी रबी की फसल है। मिट्टी का उल्टने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी जुताई। सूक्ष्म जीव एवं मित्र एवं शत्रु। अध्याय 2, निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव रोगों का कारण बनता है? आपका जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये सभी? इनमें से आपके सभी आपके सही हो जाएगा। दूध को दही परिवर्तन करने का सूक्ष्म जीव है। दूध को कौन दही परिवर्तन करता है? वो करता है आपका लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लेषित रेशा है? बताइए, ऊन, कपास, रेशम या नायलॉन? आपका संश्लेषित रेशा आपका ये नायलॉन। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? यह है आपका पीवीसी। धातु और अधातु। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आपकी पारा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत के सुचालक है? बताइए, ग्रेफाइट, सल्फर, फास्फोरस या ऑक्सीजन? अधातु है जो विद्युत के सुचालक है वो आपकी ग्रेफाइट। कोयला और पेट्रोलियम। कोयले के मुख्य रूप से होता है, कोयले में क्या होता है मुख्य रूप से? ये होता है आपका कार्बन का रूप। को आपका सही है। पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? बताइए, ईंधन के रूप में, प्लास्टिक बनाने के रूप में, दवाइयों के रूप में या सभी? इसमें आपके हो जाएंगे सभी। दहन और ज्वाला। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दहनशील है? पत्थर, कांच, लकड़ी, सीमेंट? क्या हो जाएगा? लकड़ी। ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? आंतरिक क्षेत्र या मध्य क्षेत्र या बाहरी क्षेत्र या सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं? ये हो जाएगा आपका बाहरी क्षेत्र। ग आपका सही है। पौधे और जंतुओं का संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थित है? बताइए, काजीरंगा या येलोस्टोन, सेरेनगेटी या सभी? ये हो जाएगा काजीरंगा। रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? ये आपका संकटग्रस्त प्रजातियों का। कोशिका। अध्याय 8,
कोशिका की खोज किसने की थी? ये आपकी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका ऊर्जा गृह आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। जंतुओं में जनन अध्याय 9, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जरायुज है? बताइए, जरायुज कौन है आपका? ये आपका है गाय। निम्नलिखित निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ये आपकी फैलोपियन ट्यूब में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़कों में यौन आरंभ के लिए उत्तरदायी होता है? टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन नहीं है? तो किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन नहीं है, लंबाई की वृद्धि आपका है, आवाज़ का परिवर्तन, अब ये भी है आपका दांतों का गिरना, ये आपका सही हो जाएगा। बल तथा दाब, बल का SI मात्रक क्या है? बताइए। बल का आपका SI मात्रक आपका न्यूटन। दाब का सूत्र क्या है? दाब बराबर क्या होता है? बताइए, दाब का सूत्र क्या होगा? ये हो जाएगा दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। अध्याय 12 घर्षण। निम्नलिखित में से कौन घर्षण का उदाहरण है? जमीन पर चलना, ब्रेक लगाने पर गाड़ी का रुकना, या माचिस की तीली का जलना, या सभी? ये सभी आपके घर्षण के उदाहरण हैं। घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तेल का, ग्रीस का, बॉल बेयरिंग का, या सभी का? तो घर्षण कम करने के लिए आपका सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अध्याय 13 ध्वनि। ध्वनि किस माध्यम में संचरित हो सकती है? तो ध्वनि आपकी ठोस, द्रव, गैस सभी में आपकी संचरित हो सकती है। ध्वनि का प्रबलता को मापने का मात्रक क्या है? तो ध्वनि को किस में मापते हैं आप लोग? ध्वनि को मापने का जो है आपका डेसिबल। ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत धारा का सुचालक है? विद्युत धारा का सुचालक कौन है आपका? तो लकड़ी, प्लास्टिक, तांबा या रबड़? ये आपका तांबा। विद्युत लेपन का उपयोग किया जाता है धातुओं को जंग से बचाने के लिए, धातुओं को आकर्षक बनाने के लिए, या धातुओं को मजबूती बढ़ाने के लिए, या सभी? तो ये आपके सभी हो जाएंगे। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं अध्याय 15। त्वरित किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये किसके कारण होता है? आवेशों का विसर्जन। भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? ये मापा जाता है आपका सिस्मोग्राफ। प्रकाश समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है? बताइए, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक, आभासी, उल्टा, या सभी? ये हो जाएगा आपका समतल दर्पण मतलब आभासी। मानव नेत्र का लेंस किस प्रकार का होता है? ये आपका होता है उत्तल। तारे और सौर परिवार। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपका? ये आपका बृहस्पति। अगला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? ये आपका उपग्रह है। वायु तथा जल का प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु तथा जल का प्रदूषण अध्याय 18। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण का कारण बनती है? कौन बनती है आपकी? ये बनती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए ये आपके सभी हो जाएंगे। चलिए, ये आपका NCERT के 6 से 8 तक के सभी प्रश्न थे जो आपके ख़त्म हुए। दोस्तों, अगर यह सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। चलिए, मिलते हैं अब अगले सेशन में। अगला सेशन आपका होगा आपका हिस्ट्री का जो पार्ट बाकी है, मॉडर्न हिस्ट्री का, उसको अपलोड कर देंगे, और साइंस का जो बायोलॉजी का पार्ट है आपका घटना चक्र का, उसको भी जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। चलिए, धन्यवाद।